अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सेम की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फसलों पर दवाओं छिड़काव करते समय ध्यान देने योग्य पहलू। प्रदेश के बहुत से किसान भाई सेम की खेती करते हैं। यह फसल इस समय फूल फलियां बनने की अवस्था पर है, तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप सिंचाई करते हुए सेम की फसल को पाला और कीट रोगों से बचाएं। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों, इस समय जिन किसान भाइयों ने सेम की फसल लगाई हुई है तो सेम पुष्पन और फलन की स्थिति में है। मौसम को देखते हुए जहाँ पर पानी की कमी है तो किसान भाई सिंचाई का आवश्यक रूप से प्रबंध करें और नमी के हिसाब से, खेत के हिसाब से इसको समय समय पर एक हफ्ते के अंतराल में इसकी सिंचाई करते रहें। अगर वहाँ पर खरपतवार घास फूस हैं तो उनको आवश्यक रूप से साफ करें। किसान भाइयों, सेम की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसमें सेम की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए फसल में निराई गुड़ाई करके आप समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। इसके अलावा फसल को पाले के प्रकोप से कैसे बचाना है, आइए जानते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं मौसम साफ है, ठंड ज़्यादा है और पाला पड़ने की संभावना है, वहाँ पर किसान भाई आवश्यक रूप से ये ध्यान दें कि एक तो जैसा मैंने पहले शुरू में बताया कि सिंचाई करें और आसपास की मेड़ों में जो घास फूस हों तो जिस दिन मौसम साफ हो, हवा चल रही हो तो उस दिन धुआं करते रहें, समय समय पर धुआं करते रहें और ख़ास तौर से रात में 3 से 4 के बीच में धुआं करना आवश्यक है। और यदि ये संभव नहीं है तो पाले से बचाव के लिए सबसे बढ़िया है थायो यूरिया। एक टंकी में करीब 20 से 25 ग्राम इसका थायो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों,
सेम की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस कीट की झलियां पहले सेम की कोमल पत्तियों और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं, फिर फली आने पर फलियों में छेद करके खाती रहती हैं, जिससे फली उत्पादन में गिरावट आती है। इसीलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था से ही नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बनाकर छिड़काव करते रहें और यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय दो तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बादल हैं, बादल होने के कारण माहू का प्रकोप इस समय ज़्यादा दिख रहा है। तो चूंकि माहू इसके कोमल भागों में, ऊपरी भागों में लगते हैं और वहीं रस चूसते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही कीट करते हैं। तो हम अगर पीले कार्ड जो आते हैं, येलो कार्ड, 1 एकड़ में 10-12 हम अगर लगा दें खेत में, तो जो ये कीट हैं ये पीले रंग के प्रति आकर्षित होकर जाकर उसमें चिपक जाते। अगर तापमान ज़्यादा है और माहू का प्रकोप हो रहा है तो माहू के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है, कीटनाशक है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई 1 लीटर में 0.5 ml इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करें। इसके अलावा किसान भाइयों सेम की फसल में आने वाला विषाणु जनित पीला मोजैक रोग रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके अतिरिक्त सेम में चूंकि ये दलहनी फसल है और इसकी फलियां खाई जाती हैं, तो इसमें 2 मुख्य रूप से ज़्यादा कीट आते हैं। एक तो रस चूसक कीड़े लगते हैं जिसके कारण इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और एलोवेन मोजैक आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि अगर हम नीम ऑयल का प्रयोग हर हफ्ते के अंतराल में करते रहें। चूँकि इसकी फलियां खाई जाती हैं इसलिए इसमें रासायनिक दवाओं से बचाव करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रकोप आपको कीटों का दिखाई देता है तो हम प्रोफेनोफास 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से जा सकते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो सेम में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, बहुत अच्छी उत्पादकता मिलती है। करीब 200 कुंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी, दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। भूपेश कैबिनेट के फैसले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कसा तंज, कहा कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था में उलझा रही सरकार। राजनांदगांव में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का प्रदर्शन, नगर निगम का किया घेराव, अधिकारियों के समझाने पर शांत हुआ मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि किसान धरती से सोना उगा देता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि किसान छत पर रखे गमलों से भी सोना उगा सकता है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हरियाणा राज्य करनाल जिले के रामविलास। यह छत पर जैविक तरीकों से फूलों को गमलों में उगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से कर रहे हैं यह फूलों की खेती, खुद उन्हीं से। मैं लगभग 22 से 25 साल हो गए और मैं कर रहा हूँ। शुरू में छोटे से लेवल से शुरू किया था, 7-8 गमलों का जो काम है वो शुरू किया, क्योंकि जगह पक्की थी, कच्ची जगह थी नहीं रेंट के मकान में।
तो उस टाइम से शुरू किया। फिर नीचे भी जगह कम पड़ने लगी तो फिर ख्याल आया कि भाई छत तो कम से कम हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो जब पहली बार छत यूज़ किया तो हमारे छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी नहीं थी और बांस की सीढ़ी लगा के उसके ऊपर गमले ले गए और इस तरह से स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते धीरे 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 ये सफ़र जो है आज 4 से 5 हज़ार गमलों का हो गया और उसमें हम तरह तरह के फूल देख रहे हैं। आपके चारों साइड जो है फूल ही फूल कर दिया है हमने। तो ये कह लें कि भी मिनी कश्मीर या यूँ कहे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है आप अपने घर में ही घर की छत को बना करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सेहत और सुंदरता सभी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और खेती योग्य भूमि का कम होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए यदि आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो आप घर की छत पर गमलों में विभिन्न फूलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही ये घर के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। अब ये देखिए जैसे गुलदाउदी है, डेलिया है, आपका दैंथस हो गया, जेरेनियम हो गया, पेंजी हो गया और लिलियम है, क्रॉकस है, इस तरह के डैफोडिल हो गए, हाइसिंथ हो गया, ये सभी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ये जितने फूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कलम से ही होता है, इनका कोई सीड नहीं होता। तो बीज से नहीं, मैंने देखा जितनी ये वैरायटियाँ हैं, बड़ी वैरायटियाँ, हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं या इतनी सुंदर सुंदर वैरायटियाँ हैं, सबके हम मदर प्लांट सेव करते हैं और आने वाले टाइम में इसमें से जब फुटा आएगा फुटाव तो उसको हम कट करके और कलम से ही इसको तैयार करते हैं। कलम रहती है सारी हमारी। लगाने का तरीका जो ये देख रहे हैं इनको हम जून से शुरू करते हैं लगाना और मिट्टी नॉर्मल मिट्टी होती है, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो, पानी कम डालना है और आप लगा करके गुड़ाई करें। वीकली गुड़ाई करके ये पौधे बढ़िया चल पड़ते। खाद पानी मोस्टली लोग क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, लेकिन मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इन फूलों में नहीं किया है। किसान भाइयों, रामविलास जैविक तरीके से विभिन्न फूलों की खेती करके अपने आसपास के क्षेत्र में एक खास पहचान बना चुके हैं। ये जैविक खाद को खुद ही तैयार करके पौधों में प्रयोग करते हैं जिससे इनके पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इन्हें पैदावार भी अच्छी मिलती है। मैं बनाता हूँ बेस्ट से बेस्ट। जो पत्ते हैं पतझड़ में झड़ के यहाँ वहाँ गंदगी फैला रहे होते हैं या उसको जला के पॉल्यूशन कर दिया जाता है, उन लीव्स का कलेक्शन करता हूँ मैं और उनसे कटिंग करके हीपिंग करके उसमें बैक्टीरिया डाल के उससे मैं ऑर्गेनिक खाद तैयार करता हूँ जिसको कहते हैं हम ब्लैक गोल्ड। मतलब जो सड़कों पे बिखरा पड़ा था उसको हम काला सोना में कन्वर्ट करके, और आप देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरती उसी खाद से इतने रंग के फूल चहचहा रहे हैं। बिल्कुल मेंटेनेंस कोई ख़ास नहीं है जी। जब गर्मियाँ होती तो डेली पानी डालना पड़ता है और अभी जो है हम 3 दिन में 2 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ हो गई तो मॉइस्चर इतना उड़ता नहीं है तो इस वजह से पानी कम रहता है। कोई ख़ास मेंटेनेंस वाली बात नहीं है। बीमारी आ जाती है, बीमारी के लिए देखिए इस टाइम में बहुत क्रिटिकल सिस्टम होता है। जब ये फ्लावरिंग आ रही हो और कोई बीमारी आ जाए तो उस केस में क्या होता है कि फ्लावर के ऊपर आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो वो उसका असर हो सकता है कि उसके कलर उड़ जाए, वो फूल जो है वो जल जाए। तो इसके लिए हमने जो है नीम धतूरे एक्सट्रैक्ट से बैक्टीरिया में एक पेस्टिसाइड बनाया हुआ है जिसका जो हम इस्तेमाल करते हैं 3 से 4 ढक्कन 1 लीटर पानी में, और उससे हम फिर इनको बचाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। क्योंकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे गार्डन के मामले में, यहाँ बैठेंगे तो उसकी जो स्मेल है या उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे भी जाएगा। तो इनकी खुशबू को ख़राब नहीं करना है, इसलिए हम ये ऑर्गेनिक तरीके से खाद भी ऑर्गेनिक और जो इसका पेस्टिसाइड है वो भी ऑर्गेनिक हम इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों के पास तो ज़मीन बहुत है, हमारे पास छत पे कर रहे हैं, वो ज़मीन में चाहें तो ये उगा करके, ये 3 महीने की फसल है, इसके बाद इसके बीच में कुछ भी और भी उगा सकते हैं। डबल ट्रिपल लेयर फार्मिंग करके और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग उनको देखनी पड़ेगी पहले कि इसकी खपत कहाँ होनी है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी, दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। भूपेश कैबिनेट के फैसले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कसा तंज, कहा कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था में उलझा रही सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। फसल चाहे कोई भी हो, उन्हें कीट और रोगों से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान भाई रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न छिड़काव यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। ये रासायनिक दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक होती है। तो चलिए इनके सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है, जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं, जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं।
और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मामचौन, जिला श्योपुर के कृषक चमन गुर्जर ने। ये बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चमन गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे कि हमारी बकरियों को सर्दी के मौसम में किस तरह से उनका आवास प्रबंधन करें, किस तरह से उनको खुराक दें और किस तरह से हम उनके स्वास्थ्य की अच्छे से अच्छे देखभाल कर पाएं। किसान भाइयों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में बकरियों और उनके मेमनों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है। तभी आप अपने पशु से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। शीत ऋतु में खासतौर से जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है उसमें हमको आवास प्रबंधन पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम जो बकरी हैं, चाहे वयस्क हों, चाहे गाभिन बकरियां हों या बकरे हों, और इसके बढ़कर हमको जो छोटे किड्स जो कहलाते हैं, जो मेमने होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दुरुस्त करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल जो साफ़ सुथरा आपका बाड़ा है उसमें वेंटिलेशन तो अच्छा हो ही, लेकिन रात में ऐसी व्यवस्था हो कि वो आप कवर कर सकें। उसमें पर्दे, ऐसे मोटे पर्दे लगा के रखें, पुरानी टाट की बोरियां लटका के रख सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी करें कि वो दिन के समय जब धूप हो तो आप उसको उठा लें या खिसका दें, ताकि रोशनी और धूप की किरणें अंदर आ पाएँ। और जो ठंड का समय शुरू होता है शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक के लिए, तब तक आपको बंद रखना। किसान भाइयों, आप जिस स्थान पर बकरी को रखते हैं वे स्थान बिल्कुल साफ सुथरा व सूखा होना चाहिए और शेड की रोज साफ सफाई या लाल दवा से धुलाई करनी चाहिए। साथ ही अधिक ठंड पड़ने पर बकरियों के बैठने वाले स्थान पर पुआल या सूखी घास फूस बिछा देनी चाहिए। जिस स्थान पर मेमनों को रखते हैं वहां हीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर सर्द हवाएं चल रही हों तो बकरियों को आवास से बाहर नहीं निकालें। ठंड लगने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो मैं जहाँ तक आहार प्रबंधन की बात है, चाहे हम हों या कोई जानवर हो या हमारी बकरियां हों, थोड़ा सा अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हमको इस तरह का आहार थोड़ा सा देना चाहिए ताकि उसको ऊर्जा मिलती रहे। नियमित तौर पे जो हम बाकी ऋतुओं में 250 ग्राम के आसपास अपने पशु को हम फीड खिलाते हैं, तो इस समय थोड़ा सा आप बढ़ा के लगभग 300 ग्राम प्रतिदिन का कर लें। कुछ और बातें ध्यान रखें, जैसे कि जो घास है, अगर हरी घास देते हैं तो उस घास देने का समय आपको दोपहर में रखना चाहिए, सुबह सुबह न दें। सुबह के समय आप सूखा दाना दें और शाम को एक बार फिर आप जो अनाज देते हैं वो दें। इस प्रकार से आप अपने पशुओं को आहार प्रबंधन प्रॉपर्ली कर सकते हैं। सर्दियों में बकरियों को संतुलित आहार देने से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों को प्रतिदिन आहार में दाना 300 ग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम और खनिज मिश्रण 10 ग्राम आवश्यक रूप से देना चाहिए। इससे बकरियों
पशुओं को सर्दी से बचाव में बेहद अधिक मदद मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए गेहूं का चोकर 25 किलो, मक्का 10 किलो, खली 25 किलो, चावल की पॉलिश 20 किलो, अरहर की चूरी 10 किलो, मूंग या चना की चूरी 5 किलो, मिनरल मिश्रण 4 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर नमी न हो। साथ ही दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक अपने व्यवस्थापन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा कि आपको बकरियों के लिए जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको न देकर आपको फ्रेश वाटर ही आपको पीने के लिए देना है बकरियों को, ताकि वह ताज़ा रहे, कीटाणु रहित रहे और साथ ही साथ वह हल्का गर्मपन भी लिए हो। ये चीज़ों का ध्यान आपको अपने आवास प्रबंधन पे, शीत ऋतु का आगमन होने लगता है उसके पूर्व ही हमको उनका सबका डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। वो होता है उनका जो पेट में कीड़े मारने की दवा दी जाती है। उसका कारण यह है कि अगर बकरियों के पेट में कीड़े रहेंगे तो जो पोषक तत्व हैं, जो खुराक लेती हैं बकरियां, वह ये कीड़ों के द्वारा पोषित कर लिया जाएगा। जैसा अभी मौसम है तो आप सबसे पहले उम्र के अनुसार, चाहे वो मेमने हों, चाहे वयस्क बकरियां हों, गर्भवती बकरियां हों या बकरे हों, उनको जो निर्धारित मात्रा और डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप उनको सबसे पहले डिवॉर्मिंग कर दें। यूँ तो यह मौसम पशुओं के लिए काफ़ी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन बकरियों में ख़ास तौर से यदि उनको सर्दी लगी तो वह सर्दी धीरे धीरे निमोनिया का रूप लेती है और निमोनिया भी कभी कभी परिवर्तित होकर पीपीआर नामक भीषण बीमारी का कारण बनता है। तो इसको रोकने के लिए भी हमको जैसे ही मौसम का शुरुआत होती है, ठंड पड़ना जैसे ही शुरू होगी, तो हमको पीपीआर का टीकाकरण हमारी बकरियों का बिल्कुल सुनिश्चित ढंग से कर लेना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।